मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो कल इस वाली क्लास की तो हमने एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली थी, है ना। कल क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 है ना एंड किया था, थियोरेटिकली एंड किया था। ओके, आज मॉर्निंग वाली क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले वाला चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ मोशन इन अ प्लेन। इजी चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है ना। इसमें काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हमें मिलेंगे मैकेनिक्स के। इसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम बात करेंगे टॉपिक पोजीशन वेक्टर। मैंने पीडीएफ ग्रुप में भी सेंड किया है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर जैसा नाम वैसा काम। तो हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से जानते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह से एक्स डैश वाई डैश, है ना। बोथ पॉजिटिव वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, ऐसा चलता है ये। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा y, है ना, ओरिजिन है ये, आप अच्छे से जानते हैं। तो ओरिजिन से पॉइंट P को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होता है, लेट यहाँ पर है O से P तक, है ना। तो O से P तक इस वेक्टर को, है ना, इस वेक्टर को जस्ट हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर which describe position of any point is called position vector. पोजीशन वेक्टर 1D हो सकता है, पोजीशन वेक्टर 2D हो सकता है, पोजीशन वेक्टर 3D भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो OP, है ना, 1D हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P प्लेन एक्स वाई प्लेन में कहीं पर है, प्लेन में कहीं पर है, तो पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये 2D हो जाता है। यहाँ आई कैप जे कैप क्या होते हैं इस चैप्टर में आपको डिटेल में पता लगेगा। वेक्टर्स वेक्टर्स बहुत पढ़ेंगे हम इसमें। तो कुल मिलाकर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर which points position and direction of any point. The vector which points position and direction of any point with respect to origin, important बात, with respect to origin। और अगर यहाँ पर एक और पॉइंट है, लेट Q पॉइंट, तो O से Q पॉइंट को कनेक्ट करने वाला ये जो पॉइंटर होगा OQ, ये भी एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो किसी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप अगर देख रहे हैं तो उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, बट अगर मैं O और P को कनेक्ट कर दूं, है ना, तो P पॉइंट की पोजीशन Q के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है, Q पॉइंट की पोजीशन P के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो इस तरह से मान लें P का पोजीशन वेक्टर है R1, Q का पोजीशन वेक्टर है R2, तो P और Q के बीच में एक हो जाता है वेक्टर जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन होती है पोजीशन वेक्टर, और एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का, दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में पहले पॉइंट का जो पोजीशन होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डायरेक्ट कभी हमसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्या होता है, बट हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पहले से कोई, है ना, पॉइंट है प्लेन में, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जब कह दिया वेक्टर, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर हो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, उनकी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद आई थिंक स्केलर और वेक्टर्स की बात होनी चाहिए नोट्स में। अगर मोबाइल है तो नोट्स में आप ओपन करके मुझे सीक्वेंस बताते रहना ताकि मैं उन पॉइंट्स को आपको समझाता रहूंगा। तो उसके बाद नंबर आता है आई थिंक, देख लो, स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर्स इसी चैप्टर में आते हैं। तो स्केलर दोज क्वांटिटीज which have only magnitude, no direction।
Those quantities which have only magnitude are called scalar quantity. उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है. इसके ऑपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज. तो those quantities which have magnitude as well as direction are called vector quantities. एग्जाम्पल की बात करें तो स्केलर में आप कह सकते हैं लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक चार्ज. बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. लेंथ, मास, है ना. वेक्टर क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटीज है. तो जैसा नाम वैसा काम. 9th क्लास में भी हम ये लोग ये चीजें पढ़ते हैं. तो बहुत इजी स्टार्ट है. जब मैं कह दूंगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन. इसकी स्टार्ट जो होती है वो होती है पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्केलर्स, वेक्टर्स. देन अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बहुत इजी है, डायग्राम से मैं बात को समझाऊंगा. अगर कोई दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो बट डायरेक्शन सेम हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी. अब वेक्टर्स के बारे में आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पता लगने लगी. अगर कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है. अगर ये वेक्टर फोर्स वेक्टर है तो इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी. हो सकता है ये जो लेंथ है ये 5 न्यूटन है और नीचे जो वेक्टर है ये भी एक फोर्स है, ये है 8 न्यूटन्स. 5 न्यूटन्स, 8 न्यूटन्स. तो किसी भी वेक्टर, फोर्स तो मैंने एज एग्जांपल कहा था, किसी भी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है. और सबसे आगे ये जो पॉइंटर है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. दैट्स इट. तो वेक्टर में दो ही चीज होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन. ए वेक्टर बी वेक्टर का क्या सेम है और क्या सेम नहीं है, तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना. तो ये दोनों वेक्टर्स अनइक्वल वेक्टर्स हैं. पैरेलल वेक्टर्स इनको बोल सकते हैं बट इक्वल वेक्टर्स नहीं है, अनइक्वल वेक्टर्स है. अगर कोई दो वेक्टर इस तरह से हैं, इन दोनों वेक्टर्स के मैंने मैग्नीट्यूड तो सेम कर दिए, लेंथ सेम है, इनकी लेंथ बिल्कुल सेम है, बट डायरेक्शन सेम नहीं है, तब इन दोनों वेक्टर्स को भी क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स. एक और बात, अगर दो वेक्टर्स इस तरह से हैं कि ना तो उनका मैग्नीट्यूड सेम है ना ही उनकी डायरेक्शन सेम है, तब भी इनको क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स. अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स. यहाँ पर डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम था, यहाँ पर दोनों ही सेम नहीं है, तो ये तो अनइक्वल वेक्टर्स के हैं. इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, तो वन एंड ओनली कंडीशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स, if magnitude and direction both same then the two vectors are called equal vectors. Equal vectors. तो इस केस में unequal, 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 इस केस में equal vectors है ना. पैरेलल वेक्टर्स की बात करें तो देख के पता लग जाता है ना, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स. एक होता है नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर. ये जो इक्वल वेक्टर्स है ना, इसमें किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दे उस केस में वो पेयर हो जाता है ऑपोजिट वेक्टर्स का, जैसे यहाँ पर और यहाँ. तो स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग में से छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस हैं जो जस्ट आपको रीडिंग करनी है, देखनी है. दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ ऑपोजिट वेक्टर्स. ऑपोजिट वेक्टर्स. एक होता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा है ना. जैसे एक वेक्टर है ए है ना, इसका डायग्राम नहीं है, इसका सिंबल है. एक वेक्टर है ए और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर मैग्नीट्यूड अप्लाई करके मॉडल. दिस इज वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन करने का ये मेथड है. आइदर आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं. तो अगर हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें रिसीव होता है क्या, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर के लिए सिंबल होता है ए कैप
ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, दिस इज यूनिट वेक्टर। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, एक तो ये यूजफुल है, जब बड़े क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तब भी ये काम आएगा, है ना। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है उसी का यूनिट वेक्टर। आप देख सकते हैं वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड है। तो एलएचएस आरएचएस में वेक्टर कौन है? एलएचएस में वेक्टर है यूनिट वेक्टर, आरएचएस में वेक्टर है खुद पूरा का पूरा वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो ओरिजिनल वेक्टर की होती है, यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह से कोलिनियर, जैसा नाम वैसा काम, कोलिनियर वेक्टर्स भी होते हैं। अगर कोई वेक्टर इस तरह से है ए वेक्टर और इसी डायरेक्शन में है कहीं बी वेक्टर, हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, बट दोनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर आप लाइन एक्सपेंड करें तो दोनों एक कॉमन लाइन पर अगर आ रहे हैं तो उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। जैसे मार्कर बोर्ड एक प्लेन है, अगर कोई दो वेक्टर इस तरह से है कि वो एक ही प्लेन में है तो उनको बोलते हैं कोप्लेनर। मार्कर से मैं, ये तो मार्कर बोर्ड की बात कर रहा था, मेरे हाथ में जो मार्कर है उससे आप समझ लें, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर। अगर ये एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर। बट अगर ये थोड़ा सा मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ गया, अब इनके प्लेन एक नहीं है ना, इसका प्लेन कुछ और है, इसका प्लेन कुछ है। ये दोनों एक ही प्लेन में कब होते हैं? इस तरह से एक ही प्लेन में है ये। जैसे यहाँ मैं इनको फिट कर दूं तो अब ये एक ही प्लेन में है, पर इसको थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा सा घुमा दें, तो अब ये प्लेन में नहीं है। तो जैसा नाम वैसा काम, कोलिनियर एक ही लाइन में होने चाहिए वेक्टर, कोप्लेनर एक ही प्लेन में होनी चाहिए। कोप्लेनर आप कैसे भी बना सकते हैं, ये जितने भी डायग्राम बनाए हैं मैंने मार्कर बोर्ड पर, बिकॉज मार्कर बोर्ड पर है, एक ही प्लेन में है, ये सब क्या है? कोप्लेनर तो है ही, कोप्लेनर तो है। तो इस तरह से कुछ टाइप्स हैं और बहुत इजी है ना। तो वेक्टर्स को देखकर हम कुछ टाइप्स लर्न कर लें। लास्ट में एक नल वेक्टर के बारे में बता देता हूँ। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि नाम आप सुनेंगे तो आपको याद आएगा, नल या फिर जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जैसा नाम वैसा काम। तो एक रूल है मैथमेटिकली क्या, कि वेक्टर्स का सम एक वेक्टर होता है, वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट अगर है तो वेक्टर का डिफरेंस भी एक वेक्टर होता है, वेक्टर्स का डिवीजन भी एक वेक्टर होता है। तो वेक्टर का जो अलजेब्रा होता है, तो अगर वेक्टर्स को वेक्टर से सम करें वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर को वेक्टर से डिफरेंस करें तो वेक्टर आना चाहिए। बस उस रूल को ब्रेक होने से बचाने के लिए, उस रूल को ब्रेक होने से बचाने के लिए किसको एक तरह से अडॉप्ट किया हुआ है? नल वेक्टर को, जीरो वेक्टर को। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, लाइक अ पॉइंट, कहते हैं ना पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है। तो अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से सबट्रैक्ट करें, तो अगर यहाँ आप जीरो लिख दें ओनली, तो एक रूल ब्रेक हो गया कि एलएचएस में तो आपने वेक्टर्स लिखे और आरएचएस में स्केलर है। बस इस पर एक एरो लगा देते हैं, उसको क्या नेमिंग किया हुआ है? नल वेक्टर, जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, एक पॉइंट, लाइक अ पॉइंट। तो जैसा नाम वैसा काम, नल वेक्टर मतलब the magnitude whose magnitude is zero is called null vector. A vector is subtracted by same vector gives null vector, है ना। तो null vector नाम तो कम से कम आपको पता लग जाए, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, ये छोटी छोटी बातें हो जाती है, देन एक टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर में। ये तो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, नाम से भी पता लग रहा है मोशन इन अ प्लेन, तो काफी कुछ होगा इसमें। एक टॉपिक आता है रिजोल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर, देन उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर, ये स्टार्ट होगा। रिजोल्यूशन मींस होता है किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, है ना। होता है ना वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया वेक्टर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है, 1D 2D 3D, और उसमें भी मैंने आपको टाइप्स बताए। और वेक्टर्स क्या होते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
वेक्टर्स के एग्जांपल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, मेनी मोर। तो ये सब वेक्टर्स होते हैं। जब हम लिखते हैं ए वेक्टर या बी वेक्टर, तो दिस इज सिंबल। ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है। तो अभी आप जनरल वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, देन जब कोई प्रॉब्लम हम डील करेंगे तो जनरल डिस्कशन से जो रिजल्ट्स, जो फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो यूज लेंगे। तो अभी हम सिंबल्स यूज लेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर है। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पर वेक्टर कुछ होगा, लाइक वेलोसिटी, लाइक डिस्प्लेसमेंट, लाइक फोर्स, इस तरह से। तो रेजोल्यूशन ऑफ 2D वेक्टर है ना, 2D वेक्टर। जैसे कोई बॉडी ग्राउंड पर रखी हुई है, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर उधर उस पर फोर्स लगा रहे हैं उसको पुल करने के लिए, तो फोर्स 2D हो जाएगा, है ना। अगर आप एक प्लेन में ही फोर्स को कंसाइज किए हुए हैं, रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, तो फोर्स 2D हो जाएगा। बॉडी उसके इन्फ्लुएंस में एक प्लेन में इधर उधर मूव करेगी। तो इस तरह से 2D वेक्टर कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम से बात को समझेंगे। बिकॉज 2D है ना, तो हम x और y को यूज ले लेते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस हो गया 2D। यहाँ पर एक पॉइंट है P और ये ओरिजिन O। तो O से P तक एक पोजीशन वेक्टर है P का, है ना। और OP क्या कहेंगे, तो OP को हम कहेंगे 2D वेक्टर। अगर P पॉइंट x एक्सिस पर होता तो 1D वेक्टर हो जाता, अगर P पॉइंट ओनली y एक्सिस पर होता तो भी 1D वेक्टर हो जाता। बट P पॉइंट कहाँ है, XY प्लेन में कहीं पर है, XY प्लेन में कहीं पर है, इसलिए OP क्या है, एक 2D वेक्टर। ठीक है, इस OP वेक्टर को मैंने लेट कह दिया A वेक्टर। OP वेक्टर को मैंने कह दिया A वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर होता तो मैं सिंबल इन जनरल होता है R वेक्टर पोजीशन वेक्टर के लिए, बट OP वेक्टर एक 2D वेक्टर है, लाइक स्पीड, लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इस तरह से। अब इसके हेड, किसी भी वेक्टर के एरो वाले, है ना, इस पॉइंट को कहते हैं हेड, और स्टार्टिंग वाले पॉइंट को कहते हैं टेल। सिंपल नेमिंग, टेल, हेड। तो ए वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लेट एम, है ना। ए वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली ए वेक्टर के हेड पी से वाई एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लेट एन। कुछ तो नेमिंग करें। और ये वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, लेट थीटा। एक्यूट एंगल है, कुछ भी हो सकता है। तो इधर वाला एंगल क्या होगा वो भी पता है आपको, 90 माइनस थीटा। हमने एक जगह लिख दिया, लेट थीटा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम, नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, ओ एम पी या ओ पी एम, कैसे भी। चलिए राइट एंगल को बीच में लिख देते हैं, ओ एम पी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को आप देखें, आपको पता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, और जो बचा वो बेस, पी एच बी, सब हो गए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन क्या होगा, पीबीपी अपॉन एच एच बी से, है ना, पीबीपी अपॉन एच एच बी से। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब पीएम अपॉन ओएम। देखो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओपी, हाँ बेस हो जाता ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बिल्कुल ठीक है, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने किया। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए, है ना। तो ओ पी पर अगर वेक्टर है, इसका मतलब वेक्टर ए की बात हो रही है। बट अगर ओपी लिखा हुआ है, दैट मींस लेंथ ऑफ वेक्टर, और किसी भी वेक्टर की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। मैग्नीट्यूड को लिखने के मेथड में से एक ये भी तो है, एक तो ये मेथड है, मॉड अप्लाई करो, ये भी तो है। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो pm इक्वल टू a sin theta, दिस इज कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ 2D वेक्टर। अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है, दूसरा, तो जैसे हमने इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन लेकर पहुंचे थे, सिमिलरली अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos सेलेक्ट करें, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। बहुत ही इजी स्टार्ट है चैप्टर की।
cos थीटा इक्वल टू OM पता नहीं, OP पता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो OM इक्वल टू A cos theta, another component of the 2D vector A, one component, another component, this component is in y direction I think। देखो PM किसके पैरेलल है, PM y एक्सिस के पैरेलल है, वर्टिकल है PM, this is called y component of the vector। OM देखें तो OM x एक्सिस के अलोंग दिख ही रहा है, तो OM क्या है, x component of the vector। तो इस PM को ऐसे भी लिखते हैं, मैं यहाँ और करके लिख देता हूं, A sin थीटा, AY मतलब y component of the vector। OM को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, AX A cos थीटा, दैट्स इट। तो ये इक्वेशन कुछ हो गया 1, ये इक्वेशन कुछ हो गया 2, या इसको 1 इसको 2 कर सकते हैं, जैसा आप करें। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, ऑन डिवाइडिंग 1 by 2 AY अपॉन AX इक्वल टू tan थीटा। थोड़ा देखो, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by इक्वेशन 2, साइन अपॉन cos tan, A से A कैंसिल, AY अपॉन AX। तो कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स AY अपॉन AX। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 12th में आप, जो मैथ वाले हैं, खैर। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू AY अपॉन AX दिख रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स AY अपॉन AX, है ना। कभी कभी MCQs जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर इस फॉर्म में आंसर लिखा हुआ होता है ABCD, और वहां पर आपको वेक्टर को देखकर उसके y कंपोनेंट x कंपोनेंट का रेशो और वही आंसर होता है। कुछ स्पेशल केसेस में तो आपको थीटा की वैल्यू भी बतानी पड़ सकती है, जैसे अगर AY की वैल्यू √3 मीटर हो या कुछ भी हो, और AX की वैल्यू 1 हो, तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 60 डिग्री होता है, क्योंकि आप जानते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आती है, सिंपल। जैसे AY और AX इक्वल ही हो तो रेशियो 1, दैट मींस एंगल 45 डिग्री। अगर AY 1 हो, AX √3 हो, 1 by √3, थीटा 30 डिग्री। स्पेशल केसेस जो आपको पता है, अदरवाइज कोई दूसरा रेशियो आ जाए तो एज इट इज एक्सप्रेशन को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, तो मैंने आपको 50-60% तो बता दिया 2D वेक्टर। एक बात और बतानी है, इफ यू आर गिवन AX AY, आपको AX की वैल्यू गिवन हो, AY की वैल्यू गिवन हो, और वेक्टर पता लगाना पड़े, वेक्टर, तो वेक्टर A क्या होता है, AX I कैप। I कैप क्या है, जैसे A कैप होता है यूनिट वेक्टर, वैसे I कैप होता है यूनिट वेक्टर, बट ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन X डायरेक्शन ओनली, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है I कैप। तो X डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो जब इसके मैग्नीट्यूड को AX से प्रोडक्ट करोगे तो इस टर्म का मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज नहीं होगा, बट इस टर्म को डायरेक्शन कौन दे रहा है, I कैप। तो दिस इज द कंपोनेंट इन X डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन इन X डायरेक्शन। तो हो गया काम। अब ये ब्रैकेट एक वेक्टर है, प्लस AY और इसका यूनिट वेक्टर होता है J कैप। तो जब हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं तो हम इस तरह से एक्सप्रेशन भी, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड इन X डायरेक्शन I कैप प्लस मैग्नीट्यूड इन Y डायरेक्शन J कैप। अब दोनों साइड में वेक्टर हैं, हर टर्म वेक्टर है अपने आप में, तो एक स्केलर को वेक्टर से प्रोडक्ट करते हैं तो क्या रिसीव होता है, वेक्टर। ये वेक्टर क्या दे देता है, इस स्केलर को डायरेक्शन दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट एक और इंफॉर्मेशन, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया तो ऐसा कुछ रिजल्ट मिला। अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप स्क्वायर करें देन ऐड कर दे, क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या होगा, देखें, AY स्क्वायर AX स्क्वायर, LHS RHS में तो स्क्वायर करके, LHS में तो स्क्वायर करके ऐड कर दिया, अब RHS में A स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्लियर आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है आरएचएस में, और ब्रैकेट में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो इसका मतलब ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। दैट मीन्स ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ऐसा कुछ अरेंज करके मैं लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब दो बातें हो गई। इफ यू आर गिवन मैग्नीट्यूड in x direction, magnitude and y direction, then you can find direction of the 2D vector as well as magnitude of the 2D vector। अगर आपको ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप नई दो इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, और उस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख भी सकते हैं, है ना। रिजोल्यूशन ऑफ 2D वेक्टर में ये कंप्लीट बात होती है और कुछ भी नहीं, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का इंपॉर्टेंस है एक तो, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो y डायरेक्शन का है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो x डायरेक्शन का है। अब ये जो हमने सिंबल लिया था a, ये तो सिंबल है, वेक्टर कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ओके, अब 2D अगर डाइजेस्ट कर लिया है तो 3D भी कर सकते हैं। मुझे बताइए हाउ मेनी मिनट्स लेफ्ट, है ना। तो अब जो टॉपिक है उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 3D वेक्टर्स, इमेजिनेशन आपकी सब चेक हो जाएगी कितनी है। तो अगर आपको 3D वेक्टर को रिजॉल्व करना है, और जो सारा डिस्कशन हमने 2D के लिए किया था वैसा का वैसा 3D के लिए भी होगा। 3D में एक Z और इंक्लूड हो जाएगी, Z डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगी। तो 3D को समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं एक 3D स्ट्रक्चर की, और वो होगा क्यूबॉइड, लाइक अ हॉल। इस हॉल को भी देखिए तो क्यूबॉइड है, तो हम एक क्यूबॉइड की हेल्प से 3D वेक्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। क्यूबॉइड बनाने के भी दो मेथड होते हैं, देखते हैं हम कौन से क्यूबॉइड को यूज लेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ 3D वेक्टर, तो ये जो ओम जहां मैंने मार्क किया है इसको हम कहते हैं ओरिजिन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है एक्स वाई जेड सिस्टम, उसका ओरिजिन है ये। जो हॉरिजॉन्टल एज ये आपको दिख रही है, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस इधर जा रही है, लेट दिस इज वाई एक्सिस। कुछ लोग यहाँ z लिखते हैं, कुछ y लिखते हैं, हमारी मर्जी, आप फ्री हैं, बट तीनों म्यूचुअली 90 डिग्री पर होनी चाहिए, बस रूल ये है। थर्ड जो एक्सिस आप यहाँ मार्क कर सकते हैं, दिस इज z एक्सिस, है ना। जैसे मार्कर से दिखाएं तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और आपकी तरफ z एक्सिस है म्यूचुअली 90 डिग्री। कुछ लोग इसको फिंगर से भी दिखा देते हैं, थंब अगर y एक्सिस है, फोर फिंगर अगर z एक्सिस है, तो मिडिल फिंगर x एक्सिस है, म्यूचुअली 90 डिग्री पर होना चाहिए। ओके, अब हम बात कर लें उस वेक्टर की जिसको हम रिजॉल्व करेंगे। ओपी वेक्टर हम कहते हैं ना, ए वेक्टर जनरल सिंबल है तो पी पॉइंट कहां पर होगा, तो मैं इस क्यूबॉइड की कुछ नेमिंग करता हूं ना। लेट ये ओ है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये पी, चलिए रेस्ट पॉइंट्स के लिए हम पी क्यू आर, चलिए ये पॉइंट्स लेते हैं। लेट पी, लेट क्यू, लेट आर, लेट एस, है ना। ओ पी क्यू आर एस, एल एम एन, एल एम एन। चलिए तो यहां पर पीछे एल
M N O। तो देखिए 8 कॉर्नर्स की नेमिंग कंप्लीट दिखाई दे रही है ना, L से लेकर R तक, L M N O P Q R S। आपकी मर्जी, जैसे नेमिंग कर दें, हमारी चॉइस होती है ये। तो O से लेकर P तक ये होगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। थोड़ा देखो, एक फेस तो है PQRS, PQRS एक फेस, दूसरा फेस आप देखो LMN, LMNO, LMNO है ना, दो फेसेस दिख रहे हैं। O पॉइंट है पीछे वाले फेस का नीचे वाला कॉर्नर, और P पॉइंट है आगे वाले फेस का ऊपर वाला कॉर्नर। समझ रहे हैं 3D में? तो इस तरह से मैंने जब नेमिंग की है तो हम ऑरली बोलकर बात को समझा सकते हैं इजीली। अभी बहुत कुछ होने वाला है, तो मैं इस ओपी वेक्टर को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा। अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं ओ से पी तक। दिस इज डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड ए वेक्टर। आपको 3D में ये लेंथ कम दिख रही है, बट ये लॉन्गेस्ट साइड होती है क्यूबॉइड, है ना। अगर मैं ओ वेक्टर को कह दूं ये यहाँ वाला कॉर्नर है ना, यहाँ वाला कॉर्नर, तो पी पॉइंट वो ऊपर वाला कॉर्नर होगा, है ना। ये जो मार्कर बोर्ड जिस वॉल में लगा हुआ है वो वॉल हो गई LMNO वॉल, और सामने वाली जो वॉल है वो वॉल हो जाएगी, समझ गए ना, PQRS वॉल। तो O पॉइंट सामने है ना, इस वॉल का नीचे वाला कॉर्नर है, तो P पॉइंट उस सामने वाली वॉल का ऊपर वाला कॉर्नर है। ट्रू। तो O से P तक वाली साइड क्या है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। पहली बार हमें एक तो रिजोल्यूशन करना है AX AY AZ, देन हमें मैग्नीट्यूड पता करना है इस 3D वेक्टर का इस टॉपिक में, ठीक है। और भी बात करेंगे। तो जब हम एक्स वाई एक्सेस को देख रहे थे तो मैंने कहा था वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और वही वेक्टर वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा एंगल बना। दैट्स इट। दो ही एक्सेस थी, दोनों एंगल की बात मैंने बताई थी। एक जगह थीटा लिखा था और अपोजिट आपको पता है 90 माइनस थीटा होना ही था। बट यहाँ पर तीन तीन एक्सेस है और बीच में से वेक्टर निकल रहा है। लेट ये वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से कितना बना रहा होगा? 90 माइनस अल्फा। नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते ना, 3D में है ना, ये आपको रूम में सोचना पड़ेगा ना। ये वेक्टर कहां से जा रहा है? उस O पॉइंट से उस P पॉइंट तक, और एक्स एक्सिस कहाँ है? ये एज जो है ना, ये एज जो जा रही है ये एक्स एक्सिस 3D में है ना, इसलिए तो मैंने जानबूझ के उल्टा पूछ लिया कि ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और ही होगा। अब वो कुछ और क्या होगा? लेट बीटा। वेक्टर ए जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये गामा। समझ गए? अल्फा बीटा गामा। अब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं O पॉइंट को Q से कनेक्ट कर दूं, तो आप देखें ये जो ग्राउंड है, फ्लोर है, इस क्यूबॉइड का फ्लोर है ना, नेमिंग ONQR, जिस पर हम लोग बैठे हैं, फर्नीचर रखा हुआ है, ONQR। ट्रू। इसमें यहाँ पर ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। डायग्राम में तो आपको एक्यूट एंगल लग रहा होगा, प्रैक्टिकली ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना। रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, बिल्कुल ठीक है। इस बेस में इस ट्राइंगल को आप देखें, ONQ दिख रहा है, ONQ, वेयर राइट एंगल एट N, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? OQ। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो इस तरह से हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिखा देता हूँ। एक तो देखो, इसको यूज लेंगे पहले। आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल क्लियर दिख रहा है? ONQ फ्लोर का है ये बिल्कुल, और इसमें राइट एंगल कहां पर है? N पर। हाइपोटेन्यूज कौन है? OQ है। एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको देख पा रहे हैं आप? OQP, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 3D में है थोड़ा सा, है ना। OQP, बताइए राइट एंगल कहां पर?
एट क्यू। कैसे? तो OQ जो है वो ग्राउंड पर है, OQ साइड कहां पर है? ग्राउंड पर है, और QP साइड वर्टिकल है ग्राउंड पर। तो सीधी सी बात, यहां पर एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है ना? बस ये दो ट्राइंगल आपने 3D में देख लिए तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो सकता है। अब मैं बात को समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, कोई भी वेक्टर हो तो उसका x कंपोनेंट हो सकता है, y कंपोनेंट हो सकता है, z कंपोनेंट हो सकता है। अगर वेक्टर 1D वेक्टर है तो एक ही कंपोनेंट होगा, अगर वेक्टर 2D वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, और अगर वेक्टर इसकी तरह 3D वेक्टर है तो उसका x y z तीनों कंपोनेंट होंगे। x कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होता है? x डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर o से लेकर n तक, o से लेकर n तक क्या है? वेक्टर का x कंपोनेंट, जो लेंथ है ना x डायरेक्शन में, o से n कह दो, l से m कह दो, r से q कह दो, s से p कह दो, ये सब क्या है? x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हॉरिजॉन्टल। अब y की बात बताता हूं। o से लेकर l, o से लेकर l तक वेक्टर का y कंपोनेंट होगा। और सुनिए, o से l कह दो, या r से s हाइट कह दो, q से p कह दो, n से m कह दो, ये सब क्या है? y कंपोनेंट ऑफ द 3 डायमेंशनल वेक्टर। फाइनल, अगर हम o से r की बात करें तो o से r तक क्या है? z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। o से r दिख रहा है ना, ये थिकनेस, या n से q, या m से p, या l से s, ये सब क्या होंगे? z z z, है ना? यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं az, यहाँ पर भी az, यहाँ पर भी az, और ये भी क्या है? az। तो ये सब थिकनेस सेम है, आप सभी जानते हैं क्यूबॉइड की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये az है। और ax की बात करें तो ये ax है, ये भी ax है, ये भी ax है, और ये भी ax है। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं हॉरिजॉन्टल, ये सब। वर्टिकल बात करें यहाँ पर तो ये r से s ये है ay, o से l ये भी ay, n से m ये जो हाइट है ये भी ay, q से p ये भी क्या है? ay। तो ये मैंने जो x डायरेक्शन में, देन y डायरेक्शन में, देन z डायरेक्शन में आपको इक्वल लेंथ बताई है। इक्वल लेंथ है सब, है ना? जैसे x डायरेक्शन में मैंने जो भी बताई सब इक्वल वाली, वो सब ax है। y डायरेक्शन में जो भी आपको हाइट बताई वो सब ay है, और z डायरेक्शन में ये जो थिकनेस आपको बताई ये सब क्या है? इक्वल है, इक्वल है, और az है। ओके, ये तो इंडिविजुअल है। ठीक है, अगर आपसे कह दें x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है a j कैप, और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है k कैप, xi है ना, i कैप, j कैप, k कैप, ये यूनिट वेक्टर्स है। तो इस 3D वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले वो बता देता हूं। फैक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप ब्रैकेट प्लस प्लस ay j कैप ब्रैकेट प्लस a z k कैप। तो ये जो 3 टर्म्स हैं ये वेक्टर है, क्योंकि स्केलर को वेक्टर से प्रोडक्ट किया तो एक वेक्टर है, स्केलर को वेक्टर से प्रोडक्ट किया एक वेक्टर है, और ये इंडिविजुअल क्या थे? ये स्केलर है, ये जस्ट मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। ओके, तो किसी भी वेक्टर को, 3D वेक्टर को क्वेश्चन में आपको इस तरह से, क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो ऐसे गिवन होगा, इस फॉर्म में गिवन होगा। इस फॉर्म को देखकर आपको क्या पता लग जाएगा कि आई कैप का जो भी कॉफिशिएंट है वो क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। जैसे के कैप का जो भी कॉफिशिएंट है इधर प्लस और माइनस, वो क्या है? जेड कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? वाई कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है, जो मेथड है, जो हम साइंस में अडॉप्ट किए हुए हैं, यूज लेते हैं, वो बता रहा हूं। अब मैथमेटिकल प्रोग्राम देखिए, डायग्राम आप सब कुछ आपके सामने है। हम क्या पता करना चाहते हैं? हम इस 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा पता लगाना चाहते हैं। जैसे 2D का पता लगाया था, 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अगर ax ay पता हो तो, है ना? तो देखिए, इन ट्राइंगल, फ्लोर पर कौन सा ट्राइंगल बताया था आपको? o n q। इन ट्राइंगल o n q, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, oq स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? o n स्क्वायर प्लस n q स्क्वायर। सही है क्या?
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें से किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 90 डिग्री कहां पर है आपको पता है? फ्लोर वाले ट्राइंगल, फ्लोर वाले ट्राइंगल, है ना? ओके, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एन को मैं ए एक्स लिख सकता हूं, आपको बताया था ना, और एन क्यू को मैं ए जेड लिख सकता हूं। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ट्राइंगल, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ इन ट्राइंगल बताइए, 3D में बताया था जिसमें यहां पर ये राइट एंगल है, OQP, OQP in triangle OQP. Hypotenuse is OP. Okay. So Pythagoras theorem apply करें. OP square equal to OQ square plus PQ square कह दें, है ना? So OP square equal to, है ना? तो ये लीजिए, OP क्या है एक्चुअल में? जो वेक्टर है ना 3D, तो O से P तक वेक्टर अप्लाई करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, बट अगर आप OP लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। दिस इज वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो मैं OP स्क्वायर के प्लेस पर A स्क्वायर लिख रहा हूँ, OQ स्क्वायर के प्लेस पर मुझे लिखना होगा AX स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, है ना? AZ स्क्वायर। इक्वेशन 1 से OQ स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पर देख ली। OP सॉरी PQ डायग्राम से देखें AY स्क्वायर, इसका मतलब A इक्वल टू क्या हो गया? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो याद हो जाएगा। अगर वेक्टर गिवन हो, आप इस फॉर्मूले को यूज लेकर फटाफट मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। स्केलर होता है मैग्नीट्यूड, है ना, वो बता सकते हैं। इसमें 50% काम हो गया। एक को क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, प्रूव दैट और शो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज 1। sum of square of direction cosines of a 3D vector is always 1। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। OP दिखाई दे रहा है, अल्फा दिखाई दे रहा है ना? ON क्या होगा तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए, फ्रॉम फिगर ON इक्वल टू व्हाट? OP cos अल्फा। क्या इसको समझ पा रहे हैं आप? जैसे मैंने 2D वेक्टर के लिए बताया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना? ए वेक्टर था, यहाँ पर P पॉइंट हमने कहा था, और यहाँ पर, और ये नॉर्मल ड्रॉ किया था, और ये थीटा एंगल था। तो ये जो डिस्टेंस थी, है ना, इस डिस्टेंस को मैंने क्या कहा था? AX, और AX क्या था? A cos थीटा। तो A और X एक्सिस और इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो ध्यान दे, X एक्सिस वेक्टर OP, इन दोनों के बीच का एंगल है ना थीटा। X एक्सिस और वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। इस डायग्राम में देखें तो X एक्सिस और वेक्टर के बीच का एंगल मैंने क्या लिखा है? अल्फा। समझ गए? तो इसलिए बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज ले लूं तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ओपी कॉस अल्फा। ओपी मतलब ए, तो ए एक्स क्या होगा? ए कॉस अल्फा। रीजन, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द वेक्टर। तो एक्सिस और वेक्टर के बीच का एंगल पता है तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट इस तरह से लिखना है, ये पता है। सिमिलरली आप बताइए ए वाई आप क्या लिख सकते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ, ए जेड आप बताना। तो यहाँ वेक्टर जो है ओ से पी तक, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच का एंगल आप देखो कितना है? बीटा है। इसलिए वाई कंपोनेंट क्या लिखा जा सकता है? ए कॉस बीटा। कॉस, जो यहाँ पर रूल अप्लाई किया था हमने इस डायरेक्शन में, वही रूल अप्लाई कर रहे हैं। बताइए ए जेड क्या होगा डायग्राम को देखकर? अल्फा बीटा, उसके बाद गामा नहीं दिख रहा है? गामा। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कोई भी वेक्टर हो, आप डायग्राम को देखो ही मत, आप तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो। कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, उस वेक्टर की पर्टिकुलर एक्सिस से एंगल गिवन हो, उस वेक्टर का पर्टिकुलर
एंगल पर्टिकुलर एक्सिस से एंगल गिवन हो, दस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल, कोई भी एंगल हो, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, थीटा है, तो वेक्टर का पर्टिकुलर एक्सिस से एंगल कितना है, बस उसी से मतलब है आपको। तो वेक्टर का पर्टिकुलर एक्सिस से एंगल कितना है, गामा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा। ये आपको गामा हो सकता है 90 डिग्री से ज्यादा लग रहा है, बट है एक्यूट एंगल, 3D में है ना ये आपको 90 डिग्री से ज्यादा लग रहा होगा, बट अभी आप खुद कहेंगे कि हाँ सर ये तो एक्यूट एंगल है। कैसे है, इस रूम में जेड एक्सिस कौन सी होगी, यहां से जो एज जा रही है ना, ओ से लेकर आर तक, वो आर नीचे होगा कौन, तो ये है जेड एक्सिस, और ओ से पी वो जा रहा, तो अगर ये जेड एक्सिस है ना, ये लीजिए ये क्या है जेड एक्सिस, और यहां से वो ऊपर जा रहा है वेक्टर, है तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री के अंदर ही, बट वो दिख नहीं रहा, रीजन 3D में है। जो एंगल 90 डिग्री है वो 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, जो एंगल छोटा है वो बड़ा दिख रहा है, ये 3D का कमाल है। एक लाइन आपको पॉइंट भी दिख सकता है, जैसे मार्कर आपको लेंथ दिख रही है, अगर मैं इसको ऐसे देखा हूं तो हो सकता है इसकी लेंथ आपको शॉर्ट दिख रही हो या दिख ही नहीं रही हो, तो 3D में है ये सब कुछ। तो इस तरह से किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और पर्टिकुलर एंगल को यूज लेकर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको प्रूव करने के लिए कह सकते हैं, और ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ 3D वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ 3D वेक्टर। इनके स्क्वायर का सम प्रूव करने के लिए आ सकता है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज यूनिट, ऑलवेज 1। तो हम इन 3 इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करें, on squaring and adding the above 3 equations we get x square plus y square plus z square, है ना, ax square plus ay square plus az square। राइट साइड में क्या होगा, a स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, है ना। ये जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो अभी अभी हमने पता लगाया था किसी 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। समझ रहे हैं, ये जो भी हम कर रहे हैं आपको नोट्स ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, घर पे जाकर एक बार और ठंडे दिमाग से देखना, कोई बड़ी बातें नहीं है। दो टॉपिक को थोड़ा रिवाइज कर लेना, 2D वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ 2D वेक्टर, और उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ 3D वेक्टर। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो इसका मतलब अंडर रूट हट जाएगा, और ये तो इन तीनों के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, तो इन तीनों के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो प्रूफ करना है वो प्रूव हो जाएगा, है ना। तो ये सब एनसीईआरटी का पार्ट है जो बता रहा हूं मैं। रिजोल्यूशन ऑफ 3D वेक्टर वाले टॉपिक में 2 ही काम करने होते हैं, एक तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन अंडर रूट वाला, है ना, और एक ये वाली बात। डायग्राम 3D में है, बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आप सोच लेते हैं तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल का ही इंपॉर्टेंस है बस, एक फ्लोर में है ना, और एक वर्टिकल है ओ क्यू पी। तो पहले फ्लोर वाले से इक्वेशन 1, देन वर्टिकल वाले से आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक बात। तो कल हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस चैप्टर की सोल है समझ लो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, देन उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, देन आगे की बात। इसी में आगे आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करेंगे, है ना। और आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे कल पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।